हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा हम लोगों ने हमारा सैम्पल पेपर 1 जो है उसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हम हमारा सैम्पल पेपर जो 2 है उसका बायो वाला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का ऑलरेडी चल रहा है आपके साथ में, तो यहाँ बायो का भी सैम्पल पेपर 2 हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन रहने वाले हैं जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, एंड कुछ असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद सेक्शन बी जहां पे 2 मार्कर, देन सेक्शन सी जहां पे 3 मार्कर मिलेगा आपको, एंड सेक्शन डी के अंदर आपको मिलेंगे 5 मार्कर क्वेश्चंस। फाइनली सेक्शन ई में रहेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है भाई, चलो देख लेते हैं उसको। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, ठीक है, स्टेम का जो गर्थ होता है वो कैसे इंक्रीज होता है, किस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से गर्थ इंक्रीज होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बेसिकली वहां पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं, इसलिए वो किस में हेल्प करते हैं, वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द लोकेशन हमारे पास 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कहां पे मिलेगा आपको, रूट और शूट की टिप पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंटरकैलरी होता है जो कि प्लांट हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कहां मिलता है, नोड्स के पास या लीव्स के पास हम बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया आपके पास, जो लास्ट टाइप है लैटरल। लैटरल मतलब होता है साइडवेज, तो यानी कि ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो क्या करता है, प्लांट की विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है, गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। तो इसी पे बेस्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लैटरल किस में हेल्प कर रहा है, गर्थ में हेल्प कर रहा है ना, प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इंटरकैलरी जो है वो इंटरनोडल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमने देखा था ये किस में हेल्प कर रहा है, इंटरनोडल इलोंगेशन में ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, अच्छा, वर्टिकल, वर्टिकल जैसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो एज सच वर्टिकल। एपिकल की अगर बात करते हैं हम, तो एपिकल जो होता है हमारा वो किस में हेल्प करता है, इलोंगेशन ऑफ रूट एंड इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है जी, क्योंकि ये उन्हीं की टिप्स पे मिलता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो, हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है कि क्या हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बेटा आपके, उनके पास क्या है, उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड वॉट एवर द कंटेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि जो भी आपका क्रोमैटिन है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करता है। तो जिस रीजन में वो लाई करता है उस रीजन का एक नाम है, क्या नाम है उस रीजन का, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड इज एक्चुअली द रीजन, इट इज द रीजन वेयर chromatin, region where chromatin lies in, कहां लाई करता है chromatin, where chromatin lies in the cytoplasm of, lies in the cytoplasm of प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर है। अच्छा, तो क्या नाम है उस अनडिफाइंड रीजन का प्रोकैरियोट्स के अंदर, सो द नेम इज न्यूक्लियस, नो, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया आपके पास, न्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली दी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए हो सकता है। ठीक है ना, डीएनए या आरएनए हो सकता है, जो डीएनए है हमारा ये मेनली क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बचा क्या, न्यूक्लियड, यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो बढ़े आगे। The proteins and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो प्रोटीन्स है और जो ये लिपिड्स है, ठीक है, इनको बनाया कहाँ जाता है, वेरी ट्रू, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाते हैं। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास एसईआर और दूसरा है क्या हमारे पास आरईआर। ठीक है, एसईआर है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और आरईआर क्या है हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा आरईआर रफ क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा राइबोसोम्स, क्या मिलते हैं हमें, राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं ये,
प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जबकि स्मूथ ईआर के पास राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये प्रोटीन बनाने का काम तो नहीं करते, लेकिन ये लिपिड्स बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये लिपिड्स बनाने का काम करते हैं। यानी कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों के ही सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये जो प्रोटीन और लिपिड जो मैन्युफैक्चर हुए हैं ईआर के पास, ये प्रोटीन लिपिड कहां जाएंगे? ये जाएंगे गोल्जी के पास, जहां पे इनका स्टोरेज होगा, मॉडिफिकेशन होगा, फाइनली इनको पैक किया जाएगा और डिस्पैच करके इनको हम लोग मेम्ब्रेन्स के पास भी भेज सकते हैं। क्यों भेज सकते हैं? क्योंकि मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ योर प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच proteins and lipids manufactured by endoplasmic reticulum is used in the formation of plasma membrane is called as membrane biogenesis। क्या बोलते हैं बेटा उसको? membrane biogenesis। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, membrane biogenesis क्लियर है? चलिए, तो आंसर क्या है? डायरेक्टली आई डोंट हैव टू लुक एट द अदर ऑप्शंस, सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए। गोल्जी नहीं है। ठीक है, गोल्जी मैन्युफैक्चर नहीं करता, गोल्जी स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है और डिस्पैच करता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो वो अल्टीमेटली जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, इसका कोई प्रोटीन और लिपिड से कोई लेना देना सच नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ पे आ जाते हैं हम लोग, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंटरली। हमें पता है हमारे पास इनवॉलेंटरली का मतलब है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है कंट्रोल में? कौन से मसल्स कंट्रोल में नहीं है? स्टीरिएटेड मसल्स। स्टीरिएटेड मसल्स कौन से होते हैं भैया? हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। और स्केलेटल मसल्स कहां मिलते हैं आपको? आपके लिम्स में, है ना, मेनली आपके लिम्स में। और ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये तो इनवॉलेंट्रली फंक्शन नहीं करने वाले, तो ये तो गलत हो गया। स्मूथ मसल्स कहां मिलते हैं? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स आपको मिलते हैं आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आपका किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, आपका यू कैन से एल्वेलाई, एल्वेलाई कह रही हूं मैं, हाँ यस, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन सभी जगह क्या हो जाएगा? इन सभी जगह आपके मिल जाएंगे क्या? आपके स्मूथ मसल्स। ठीक है, और इसके अलावा हमें जो स्मूथ मसल्स हैं वो बेसिकली लाइक यहाँ जो फंक्शन है स्मूथ मसल्स के अंदर, जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इनका काम करना ना करना, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल, दैट्स व्हाई दे आर फंक्शनिंग इनवॉलेंटरली। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया एक तो हमारा, ठीक है, जो इनवॉलेंटरली फंक्शन कर रहा है। कार्डियक मसल्स कहां होते हैं? हार्ट के पास। हार्ट इनवॉलेंटरली काम करता है, हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, अपने आप से वो काम कर रहा है, राइट। तो अगेन सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे क्या हो गए? इनवॉलेंटरली हो गए। स्केलेटल मसल्स का भी हमने जस्ट देखा, इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्या हो गया? यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो सेकंड एंड थर्ड हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है which of these properties qualifies amoeba as eukaryote। ठीक है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो अमीबा को एक यूकैरियोट बनने के लिए क्वालिफाई करती है? यानी कि एक ऐसी क्वालिटी जिसकी मदद से हम ये तय कर सकें कि अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या होगा वो? इट इज यूनिसेलुलर? नहीं, यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, हमें उससे क्या मतलब? हमें किससे हमें देखना है कि भैया हमारा, देखो यूकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। तो अगर या इनमें से किसी भी पॉइंट में ये मेंशन किया हुआ है दैट इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो वही पॉइंट ये तय करेगा कि ये पर्टिकुलर अमीबा है वो बिलोंग करता है किससे? यूकैरियोट से। ठीक है, अच्छा, इट नीड्स फूड फॉर रेस्पिरेशन, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इट नीड्स फूड फॉर एनर्जी, सबको चाहिए होता है, चाहे वो आपका यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यस, दैट इज द पॉइंट दैट आई वाज लुकिंग फॉर एंड आस्किंग, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पे हमारा? करेक्ट हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, चाहे प्लांट आपका ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है किससे? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से। अगेन क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। क्या आपके पास इन टोटल यू हैव 6 to 7 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर सेल से क्वेश्चन 3 है। ठीक है, 3 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 3 या 2 के आसपास क्वेश्चन है, तो यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं वो दोनों चैप्टर से ही बन रहे हैं। ठीक है, टिश्यूज एंड योर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 2 या 1 के आसपास क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर।
दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो कौन सा न्यूट्रिएंट हमारा फर्टिलाइजर में अवेलेबल नहीं होता, तो हमें पता है फर्टिलाइजर में एनपीके होता है, फर्टिलाइजर इज एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर phosphorus and K for potassium, K for potassium, right? So these are the three that are present in what, that are present in the fertilizers, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है that will be your answer, isn't it? तो यहां पे N भी है, P भी है और K भी है, क्या एडिशनल दिया हुआ है हमें, आयरन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन कह रहा है द क्वालिटी ऑफ हनी डिफर्स फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, ठीक है। अब अगर आप हनी खरीदते हो, ठीक है, तो वो हनी का जो क्वालिटी है वो वेरी करता है ना, वो डिफर करता है, अलग अलग ब्रांड्स का हनी अलग अलग टेस्ट करता है, ठीक है। कुछ नेचुरल हनी है, ठीक है, कुछ आपके वी कैन से उनको काफी ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, तो अलग अलग तरीके के हनी मार्केट में अवेलेबल, सबका टेस्ट एक अलग, अपने आप में एक अलग ही टेस्ट होता है। तो टेस्ट डिसाइड कौन करता है, आपकी हनी का क्वालिटी कैसा होगा, ये डिसाइड कौन करता है, तो दिस इज एक्चुअली डिसाइड बाय कि भैया हमने जो फूल, जिस फूल के ऊपर हनी भी गई है, ठीक है, वो फूल कितना अच्छा है, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो जितना अच्छा हमारा फूल होगा, ठीक है, जितना अच्छा, या फिर बोल सकते हैं जितना स्वीट स्मेलिंग, और वी कैन से जितना ज्यादा हमारा फ्लावर अच्छा होगा, उतना ही आपका हनी का क्वालिटी भी क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। अच्छा, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। टाइम ऑफ द डे व्हेन द हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, टाइम का कोई रोल नहीं होता हनी की क्वालिटी पे, ठीक है। चाहे वो दिन में कलेक्ट करे, चाहे वो शाम में करे, चाहे वो दोपहर में करे, डजंट मैटर, नेक्टर जो मिलने वाला है उससे वो सेम ही टाइप का मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। टाइम टेकन अगेन इज नॉट अ फैक्टर। टाइप ऑफ फ्लावर फ्रॉम विच द बीज कलेक्ट नेक्टर, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका फ्लावर अगर इट इज नॉट वेरी गुड स्मेलिंग, ठीक है, तो आपका जो नेक्टर होगा ऑटोमेटिकली इसकी क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी, राइट, गंदी क्वालिटी होगी, तो ऑटोमेटिकली हनी की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हियर इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अच्छा, लास्ट कह रहा है साइज ऑफ द बी हाइव फ्रॉम विच द हनी इज कलेक्टेड, नो, बी हाइव से क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे फर्क आएगा, ठीक है, नॉट ऑन दी क्वालिटी, राइट। सो दिस विल नॉट बी दी करेक्ट चॉइस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 8 MCQs, ठीक है, 8 है 7 है, 7 MCQs हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब 8 जो है आपके पास, 8 एंड 9 वो आपके हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड, ठीक है। तो पहला रीड करते हैं हम। देखो आजकल असर्शन रीजन ट्रेंड में है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि गलती करने के चांस मैक्सिमम होते हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू फोकस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके। चलो, सो असर्शन कह रहा है आपसे माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपने आप अपना रेप्लिका यानी कि अपनी कॉपी जनरेट कर सके, है ना, अपने आप अपनी कॉपी बना सके, और जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के, और ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि इनके पास खुद के डीएनए और खुद का राइबोसोम्स, खुद के राइबोसोम्स और खुद का डीएनए होता है, राइट, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। अच्छा, रीजन दे रहा है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है। अब भैया स्टेटमेंट तो ठीक है ये, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेनेशन को देखूं इसका, तो इट इज नॉट फिटिंग करेक्ट टुगेदर। That means assertion is correct, reason का statement is correct, but they are not the correct explanation, right? So reason is not the correct explanation of what? Assertion, ठीक है। So that means what? That means option number here is the correct choice, ठीक है जी। तो आपके पास both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. That is your answer. Clear है? 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, असर्शन कह रहा है केटल्स आर फेड विद रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट्स, ठीक है। केटल्स को हम क्या देते हैं, रफेज देते हैं जो कि फाइबर में रिच रहता है, एंड वी प्रोवाइड देम कंसेंट्रेट जो कि बेसिकली उनको कुछ सूटेबल प्रोटीन्स एंड विटामिन्स प्रोवाइड करता है, राइट। अच्छा, रीजन दे रहा है ये, रफेज प्रोवाइड्स फाइबर, जो मैंने भी आपको बोला, ठीक है, रफेज फाइबर प्रोवाइड करता है और कॉन्सेंट्रेट्स प्रोटीन और बाकी के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं आपके विटामिन्स।
ठीक है जी। अच्छा, तो यानी कि हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड जो रीजन है वो फिट बैठ रहा है असर्शन का, राइट। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट चॉइस। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है? चलिए, सो दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन ए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी क्या है भैया? देखो, सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंस बताना है। यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। ठीक है, अच्छा, तो देखो सेल वॉल जो होती है सिर्फ वो आपको कहां पे मिलती है? प्लांट्स के केस में, ठीक है ना। जबकि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे प्लांट सेल कंटेन्स cell wall. Plant cells contain cell wall and cell membrane. ओके, जबकि आपके पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज प्रेजेंट इन बोथ, है ना। इट इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो आपकी सेल वॉल होती है ये एक्चुअली में डेड होती है, राइट। जबकि यहाँ पे क्या है? इट इज लिविंग। प्रॉपर्टी की अगर बात करें बेटा तो ये क्या होती है? इट इज एक्चुअली परमिएबल, ये फ्रीली परमिएबल है। ठीक है ना, इट इज फ्रीली परमिएबल। जबकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है? सेलेक्टिवली permeable. That means it is going to allow and prevent the entry and exit of few of the molecules. Clear है? So this is the difference between your सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे कि जो प्लांट्स की सेल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए, Why is the plasma membrane called as selectively permeable? अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसको हम selectively permeable membrane क्यों बोलते हैं। इसको हम selectively permeable membrane इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट अलाउज, ठीक है, इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फ्यू मॉलिक्यूल्स। On the other hand, it restricts the entry and exit of few molecules across the cell. Clear है? डिफरेंशिएट करना है आपको वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी में, एंड देन यू हैव टू गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स के बीच में। ठीक है, तो बेटा जी वॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं हमारे पास, और यहां पे हम लिख लेंगे हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स। तो वॉलेंटरी मसल्स क्या करते हैं? ये हमेशा हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, राइट। वॉलेंटरी मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ठीक है, सो दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दे आर नॉट अंडर आर कंट्रोल। दैट मीन्स ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपके वॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं हम। ठीक है, एंड दे कंटेन स्टीरिएशंस। वॉलेंटरी मसल्स पे क्या मिलती हैं आपको? स्टीरिएशंस। ठीक है ना, इसके अलावा कहां पे मिलते हैं आपको वॉलेंटरी मसल्स? लिम्स में। ठीक है, चाहे वो फिर आपके फोर लिम्स हो, ठीक है, चाहे वो आपके फोर लिम्स हो या हाइंड लिम्स हो। क्लियर है? यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? हमारे वॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी की बात करें तो ये इनको हम इनवॉलेंटरी को हम स्मूथ भी कहते हैं। ठीक है, स्मूथ के साथ साथ हमारे पास कार्डिक मसल्स भी हैं विच आर एक्चुअली इनवॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, यहाँ पे स्टीरिएशन में और मे नॉट बी प्रेजेंट, स्टीरिएशन में और मे नॉट प्रेजेंट, क्योंकि कार्डिक में स्टीरिएशन होती है, स्मूथ मसल में स्टीरिएशन नहीं होती। कहां मिलेगा? एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, इन सभी जगहों पे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, ये सर। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी हो गए आपके, ठीक है, और साथ में पॉइंट्स भी हो गए आपके। ठीक है, चलो
अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमें यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा है कंपोजिट फिश कल्चर का, ठीक है। तो कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है? कंपोजिट फिश कल्चर में हम क्या करते हैं, वी आर बेसिकली कल्चरिंग मोर देन 2 फिशेस एट अ टाइम इन द सेम पॉन्ड, ठीक है। सेम बॉडी में, सेम वाटर बॉडी में एक ही टाइम पे अगर हम 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा वी कैन से, अगर हम 1 से ज्यादा फिशेस को 5 to 6 फिशेस को एक साथ में रखते हैं, राइट, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है कंपोजिट फिश कल्चर। दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फिश कल्चर। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कल्चरिंग ऑफ 3 to 6 fishes in a water body at a time, ठीक है, in a water body at a time such that they differ in feeding levels, ठीक है, such that they differ in feeding levels। क्लियर है? अच्छा, अब क्या मतलब हुआ इसका फीडिंग लेवल्स का? देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है आपको, ठीक है। सबसे ऊपर आपको कटला दिखाई हुई है, देन रोहू एंड देन वी हैव मृगल, ठीक है। अब तीनों ही 3 वाटर बॉडी के सबसे ये पाई जाती है, सपोज ये आपका टैंक है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, टैंक के अंदर सबसे ऊपर जो लेयर में, यानी कि जो सरफेस पे मिलेंगी, सरफेस ड्वेलर्स है आपकी, वो है कटला। यानी जो भी खाना यहाँ पे होने वाला है उस खाने को कंज्यूम कौन करेगा, हमारी कटला। जो खाना आपका बीच में होने वाला है, मिड में होने वाला है, दैट फूड इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय योर रोहू, क्योंकि ये क्या है, एक मिड लेवल ड्वेलर है, ठीक है। इसके अलावा मृगल जो कि एक बॉटम, यानी कि जो बॉटम में खाना रहेगा आपका, उसको कौन खाने वाली है, हमारी मृगल। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर विल बी नो कंपटीशन बिटवीन दीज 3। आराम से ये तीनों एक ही जगह पे रह सकती हैं, बिकॉज देयर फीडिंग हैबिटेट्स आर डिफरेंट, ठीक है। इनका फीडिंग हैबिटेट अलग अलग है, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये अलग अलग, इसलिए देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन। यही इसका एडवांटेज भी हो जाएगा। एडवांटेज क्या है, there will be no competition for food among the fish member, and we can easily keep in a single water body, we can easily keep these fishes together, ठीक है, different types of fishes together। Okay, so this completes our section B। Now we are heading towards section C, जहां पे हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन। सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन कभी पेपर में आ ही नहीं सकता। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस करना है। सबसे पहले यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलती है, हम जानते ही हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होती है ना, जबकि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड की बात हम करें यहाँ पे डिफरेंस की, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बेटा जी, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब आपके एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा साइज का लिख सकते हो आप पॉइंट, ठीक है, ये साइज में स्मॉल है, ये बड़े होते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हाट यू कैन राइट, यू कैन ऑल्सो राइट कि भैया हमारे पास हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया, ठीक है। कहाँ पे मिल रहे हैं, बैक्टीरिया में मेनली आपको मिलता है। यहाँ पे आपको प्लांट और एनिमल्स के केस में ये देखने को मिल जाएंगे मेजरली, ठीक है। साइज पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन कमेंट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। क्लियर है? चलो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 3 रोल्स ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस के किन्हीं भी 3 रोल को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट एंड कवर दी, दे प्रोटेक्ट एंड कवर दी प्लांट बॉडी, ठीक है। तो प्लांट बॉडी को कवर करना, प्रोटेक्ट करने का काम क्या करता है, ठीक है। एंड समटाइम्स दिस एपिडर्मिस, ठीक है, सम, अच्छा इसके अलावा एक और चीज कर लेते हैं। पहला काम तो ये हो गया, प्रोटेक्ट करना है, कवर करना है। इसके अलावा एपिडर्मिस कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पोर्स ऑन द एपिडर्मिस, पोर्स ऑन एपिडर्मिस
called as stomata helps in gaseous exchange. किसमें हेल्प करता है? गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड जो फंक्शन हम इसका देख सकते हैं यहाँ पे, वो क्या देख सकते हैं? समटाइम्स फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। एपिथेलियल नहीं बोलेंगे, एपिडर्मल बोलेंगे, राइट। तो एपिडर्मल सेल्स, फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं आपके? फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एमर्ज, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स emerge in root called as, क्या बोलते हैं उनको? root hair. What do we call it as? root hair, which actually helps in increasing the surface area for absorption and absorption, किसका absorption? absorption of water and मिनरल्स, ठीक है। तो ये तीन आपके पास पॉइंट हो गए, फंक्शंस हो गए एपिडर्मिस के प्लांट्स के केस में। एक तो ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट बॉडी को, कवर करती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है? जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, जिनको हम स्टोमाटा बोलते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, रूट्स के केस में, ठीक है, दे आर हैविंग रूट हेयर्स, जो कि किसमें हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किसका? वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। Then we have the section D, जहां पे हम 5 मार्कर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। So this question has A, B and C, ठीक है। तो A, B और C है। B में आपको चॉइस दी गई है, either you can do this or you can do that, ठीक है। अच्छा चलो पहले देखते हैं, what are the consequences of the following conditions? A cell having higher water content than the surrounding medium. अच्छा, कह रहा है कि एक सेल है जिसके पास हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, यानी कि सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सराउंडिंग में पानी कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा भैया? ऐसे केस में एक्सोऑस्मोसिस होगा, अंदर से पानी कहां आएगा? बाहर की तरफ एक्सोऑस्मोसिस होगा और सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक। सेल क्या कर जाएगा आपका? श्रिंक, ठीक है। अ सेल हैविंग लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, अब अंदर पानी कम है लेकिन बाहर ज्यादा है, तो बाहर से पानी कहां जाएगा? अंदर, यानी सेल क्या कर जाएगा? स्वेल। यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होगा, यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है। ऑल सेल हैविंग इक्वल वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? नथिंग विल हैपन, द सेल विल रिमेन सेम, ठीक है, नो चेंज, रिमेन सेम, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ये नेम द मटेरियल ऑफ विच द सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन बना है आपका प्रोटीन एंड लिपिड से, जबकि सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, प्लांट्स के केस में, ठीक है, सेलुलोज से। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन अटेम्प्ट ये वाला भी। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर्स इन ओनली स्पेसिफिक रीजन। नेम द टिश्यू विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। कौन से ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भैया? क्या नाम है इन टिश्यूज का? दीज आर कॉल्ड एज मैरिस्टमैटिक टिश्यूज। क्या बोलते हैं बेटा इनको? मैरिस्टमैटिक टिश्यूज। क्लियर है? स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इनके 3 टाइप होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको सिर्फ स्टेट करना, एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड टिश्यू। जो आपने ऊपर मेंशन किया है अभी, जिनके बारे में, जिन टिश्यूज के बारे में, ठीक है, उनको क्या करना है? उनके फंक्शंस आपको लिखने हैं। तो आप जानते ही हैं एपिकल का फंक्शन क्या होता है? प्लांट की हाइट, ठीक है, और ये नोडल इलोंगेशन हम कर चुके हैं कल की वीडियो में। और लैटरल गर्थ में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है प्लांट की। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। दे आर शोइंग सम लोकलाइज्ड टिश्यू एंड यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन। आइडेंटिफाई द डायग्राम। डायग्राम है क्या? इट इज एक्चुअली द शूट, ठीक है ना। इट इज द शूट ऑफ द प्लांट दैट इज शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। तो शूट है जो क्या दिखा रही है? विच इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर है? अच्छा, फिर पूछ रहा है आपसे एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है भाई? एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम इज एक्चुअली दी मेरिस्टेम विच इज फाउंड ऑन दी टिप ऑफ रूट एंड शूट, या रूट एंड स्टेम आप लिख सकते हो, ठीक है। वही लिखा है, कहां पे मिलते हैं? एंड दे आर गोइंग टू, हियर द सेल्स आर गोइंग टू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड, अल्टीमेटली हेल्पिंग इन द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द प्लांट। Which type of meristem is found at the base of the leaves and internode? कौन मिलता है? कौन सा मिलता है भैया? इंटरकैलरी। जानते हैं हम क्या मिलता है हमें?
इंटरकैलरी। विच पार्ट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स गर्थ, ये भी जानते हैं हम, प्लांट गर्थ में कौन हेल्प करता है, लैटरल, ठीक है, कौन हेल्प करता है, लैटरल, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर ये 16, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन ई। सो दिस इज अबाउट योर सैंपल पेपर 2। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं तो दे सब 30 मार्क्स के हैं, सब कुछ मिला के 30 है, 30 मार्क्स का बायो आपके पास आएगा, ठीक है, रिमेनिंग जो है वो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री रहने वाले हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कूल्स में, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, कई बार आपके पास 27, 27, 28 का रेशो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, स्कूल टू स्कूल ये डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है, कि कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है, क्लियर है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पल पेपर 2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल पेपर 3 के बारे में, जहां पे कुछ नए क्वेश्चंस को लेके आएंगे, ठीक है, और वहां पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे साथ में। आई होप दिस इज creating an interest, ठीक है, in this subject, because being a teacher, the main thing is to develop in that particular subject, ठीक है। if we are able to do that, then that's good for you, ठीक है। चलो, तो इसी नोट के साथ हम इसको एंड करते हैं यहाँ पे, and I'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye.